हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। प्यारे बच्चों, मैं आकाश सर आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। बच्चों, आप सबका एग्जाम लगा हुआ है 11th का, और आप सब लोग बहुत सारा मेहनत जो साल भर किए हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है, वो तो आने वाले समय में तय किया जाएगा। पर प्यारे बच्चों, आप सबके एग्जाम में विद्याकुल कितना हेल्प कर सकता है, आपकी कितना मदद कर सकता है, उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जो हमेशा इतिहास रही है विद्याकुल की, मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। बिहार बोर्ड्स आर्ट्स का जो आपका 11th का ज्योग्राफी की बुक है प्यारे बच्चों, उसका ये पूरा संपूर्ण ज्योग्राफी का रिवीजन, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो कुछ आपको पढ़ना था वो साल भर में आपने पढ़ लिया है। अब सिर्फ हम आपकी मदद कर सकते हैं इतना कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में डाल सकें, आपके माइंड में डाल सकें, ताकि एग्जाम के समय आपका कॉन्फिडेंस बना रह सके, है ना। और आशा ये करके पढ़ाएंगे बच्चों कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, ताकि आप में से कोई भी स्टूडेंट निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो। सबके साथ ईश्वर भगवान अच्छा करें, आगे बढ़िए आप लोग। और इसी के साथ प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों 11th की ज्योग्राफी का रिवीजन। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है वहां से लेकर रिवीजन कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं प्यारे बच्चों कि हम जो कुछ पढ़ते हैं, जिस किताब को आप पढ़ते हैं या जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं, उसका नाम है प्यारे बच्चों भूगोल, है ना। भूगोल तो हम देते हैं नाम प्यारे बच्चों हिंदी में, क्योंकि हिंदी भारत की भाषा है, हिंदी हम बोलते हैं। पर भूगोल में एक्चुअली बाकी देशों में किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, तो इसका नाम हुआ करता था प्यारे बच्चों, इसका नाम हुआ करता था जियोग्राफिया। ज्योग्राफिया क्या नाम था इसका नाम था प्यारे बच्चों ज्योग्राफिया। थोड़ा सा समय लेंगे, 10 मिनट का समय लेंगे, तेजी से चीजें बता देते हैं, फिर आगे चैप्टर पर आ जाएंगे, है ना। ज्योग्राफिया प्यारे बच्चों, और ये जो ज्योग्राफिया है इसमें दो शब्द हैं, एक है जियो ये वाला शब्द, और एक है ग्राफिया ये वाला शब्द। तो इन दोनों का क्या मीनिंग है प्यारे बच्चों। ये जो जियो शब्द है इसका मीनिंग है अर्थ, अर्थात प्यारे बच्चों पृथ्वी। और जो ग्राफिया शब्द है ये सब एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है इसका मतलब, टू स्टडी प्यारे बच्चों। तो इसका मीनिंग कुल मिलाकर क्या हो गया, कुल मिलाकर इसकी मीनिंग हो गई प्यारे बच्चों पृथ्वी का अध्ययन। यही अर्थ है ज्योग्राफिया का। ये शब्द जो है हम अपनी भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं, पर एक्चुअल में ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम है प्यारे बच्चों ज्योग्राफिया, है ना। सवाल है बच्चों कि ये ज्योग्राफिया नाम किसने दिया था, तो इस नाम को देने वाले व्यक्ति का नाम है प्यारे बच्चों एराटोस्थनीज। क्या नाम है बच्चों, एराटोस्थनीज। इस नाम को देने वाले व्यक्ति का नाम था एराटोस्थनीज, है ना। क्या नाम था बच्चों, क्या नाम था इसका, मतलब ये नाम देने वाले व्यक्ति का नाम था एराटोस्थनीज, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम ले लेते हैं पूरे ज्योग्राफी के बारे में बताने के लिए, ताकि फिर आगे स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी, है ना। और ये जो भूगोल है प्यारे बच्चों, जिसको हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, एक्चुअली भूगोल के दो पार्ट हैं प्यारे बच्चों। एक का नाम है भौतिक भूगोल और एक का नाम है मानव भूगोल, है ना। एक बुक है प्यारे बच्चों जिसका नाम है भौतिक भूगोल, और एक बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल, ठीक है। ये दो किताबें हैं अलग अलग, भूगोल में दो किताबें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दो किताबें हैं प्यारे बच्चों, डिफरेंस क्या है बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इसे बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी और इसे बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। थोड़ा सा समय लेंगे, 2-4 मिनट बस। और ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है प्यारे बच्चों, ये आप कब पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के पृथ्वी पर होने वाले हलचल, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, तूफान, बादल, वर्षा, तापमान, ये सारी चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं, भौतिक भूगोल में प्यारे बच्चों। तो इसमें हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। और ये हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये वाली बुक हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्लास 11th में। ये नाम एक है लेकिन इसकी दो किताबें हैं, क्लास 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा और मतलब रिवीजन कराऊंगा।
और ये जो मानव भूगोल है प्यारे बच्चों, ये हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में, जिसमें ये देखा जाता है कि मानव ने पृथ्वी के साथ कितना अच्छा या कितना बुरा किया अपने पर्यावरण के साथ, अपने पृथ्वी के साथ, है ना, इसके बारे में। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी थी प्यारे बच्चों। अगर ज्योग्राफी का फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछा जाए, ज्योग्राफी का जनक कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों, तो उनका नाम है प्यारे बच्चों हिकैटियस। ठीक है, बस इतना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला आप सबके सामने ये प्यारा सा पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हलचल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पूरे अगर यूनिवर्स की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो पूरे ब्रह्मांड को कहा जाता था कि एक तरह से पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु जैसा था, एक बिंदु जैसा था प्यारे बच्चों, पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु जैसा था, एक पॉइंट जैसा था। और आज से, मतलब आज से अगर पीछे चलेंगे तो आज से 13.7 वर्ष पहले आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, ये तो 13 वर्ष हो जाएगा बच्चों, है ना, 13 वर्ष पहले, तो आप लोग भी ब्रह्मांड के बारे में, अरब वर्ष पहले, आज से लगभग 14 अरब वर्ष पहले इसमें बहुत भयानक विस्फोट होता है बच्चों। और ये जो विस्फोट था वो इतना खतरनाक था कि ये बिंदु बहुत अलग अलग पार्टिकल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं ऐसे। और आज भी बाकियों में भी लगातार इसी सिद्धांत के तहत अलग अलग विस्फोट हो रहे हैं। ऐसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो छोटा सा हमारा एक पॉइंट था जिसका नाम था प्यारे बच्चों नेबुला, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था नेबुला। और इस नेबुला में इतना खतरनाक विस्फोट हुआ कि ये लगातार एक्सपेंड होते गया, बढ़ता चला गया। ये है विस्तार, और यहीं से निर्माण होगा ब्रह्मांड का। ठीक है, विस्तार। हालांकि क्लास में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है बच्चों। आप सबका मतलब ध्यान आ जाए उन सब चीजों पर जो एग्जाम में आ सकते हैं, उस चीज को कम से कम आप जानते रहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, ये जो नेबुला था, नेबुला, उसमें आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट होता है, बहुत बड़ा विस्फोट। इसी विस्फोट का नाम है प्यारे बच्चों बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, आप परेशान मत होइएगा। बिग बैंग सिद्धांत, है ना, कौन दिया था इस कहानी के बारे में, इसको महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है बच्चों, है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा बहुत डिटेल में क्लास में। मैं आपको बस इतना सा बताना चाह रहा हूं कि पूरी पृथ्वी की, अगर सिर्फ पृथ्वी की नहीं बल्कि जितने तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, जितनी भी चीजें पूरे ब्रह्मांड में आज तैर रही हैं, उन सब के पीछे का रिजल्ट बताया जाता है बिग बैंग सिद्धांत। कि माना गया था एक छोटा सा पॉइंट था जिसका नाम था नेबुला, और नेबुला में 13 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट होता है, जिससे पूरे जो पदार्थ था, मतलब ये एक तरह से एनर्जी है, और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, मास में। आपने E बराबर mc² सुना होगा बच्चों, E बराबर mc²। तो एनर्जी का मास में कन्वर्जन, मतलब कहा जाता है ना कि द्रव्यमान का ऊर्जा में ट्रांसफर और ऊर्जा का द्रव्यमान में बदलाव। तो कहीं ना कहीं बिग बैंग सिद्धांत उस बात की पुष्टि भी करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं और क्या बताने वाला हूं आपको, कि अगर मैं आपसे बात करूं कि पृथ्वी के विकास के बारे में क्या है, तो प्यारे बच्चों ये 13 अरब वर्ष पहले की बात है। और अगर अभी की बात मैं करूं कि पृथ्वी की क्या स्थिति रही है, तो थोड़ा सा देखिएगा आप कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में अगर अध्ययन किया जाए, तो पहले पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला था, जलता हुआ आग का गोला। फिर धीरे धीरे, अच्छा ये सब क्लास में हम लोग जब 11th के बच्चों को पढ़ाते हैं, या आपने प्यारे बच्चों पढ़ा होगा कि 11th की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कैसे पूरी पृथ्वी एक आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी, करोड़ों अरबों वर्ष लग गए उसको ठंडा होने में। फिर उस पर बादल का बनना, उसका एनवायरनमेंट तैयार होना, फिर वर्षा का होना, फिर जीव की उत्पत्ति होना, जीव जंतुओं की उत्पत्ति होना, फिर धीरे धीरे
मानव की उत्पत्ति होना और आज आधुनिक मानव की उत्पत्ति होना जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो ये कहानी बहुत लंबी है अगर देखा जाए तो। और आज तब से प्यारे बच्चों, तब तो कुछ था भी नहीं, तब तो एक आग का गोला था, सिर्फ पृथ्वी, आग की गोला थी पृथ्वी, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति होगी। अगर देखा जाए तो पृथ्वी द्वारा महाद्वीपों और महासागरों के अस्तित्व लगभग 2 अरब, सोचो 13 अरब वर्ष पहले, लगभग 14 अरब वर्ष पहले विस्फोट होता है। और आज से, आज की बात कर रहे हैं, आज से 2 अरब वर्ष, आज अगर हम लोग यहाँ स्टैंड हैं तो यहाँ से 2 अरब वर्ष, और ये 13 अरब वर्ष पहले। आप सोचिए बच्चों, ये 13 मतलब 13.7 है, मतलब हम आपको बता दे रहे हैं 13 वर्ष ऐसे ही शॉर्ट के लिए। और ये कितना है, ये 2 अरब वर्ष। मतलब सोचो कि पृथ्वी ब्रह्मांड में विस्फोट होता है यहां पर, और लंबे समय तक पूरी गतिविधियां चलती हैं, सब आग के गोले पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, आग ही आग। और फिर धीरे धीरे इस पृथ्वी पर शांति, पृथ्वी की बात करते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। 2 अरब वर्ष पहले ये सब आए, महाद्वीप, महासागर। उस समय जीवों और पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं था, मतलब उस समय पृथ्वी पर इन सब चीजों का अस्तित्व नहीं था, लेकिन हाँ पानी का आगमन हो चुका था। पानी कैसे आया ये सब आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा अच्छे से। जीव जंतुओं का विकास 50 करोड़ वर्ष पहले, आज से 50 करोड़ वर्ष पहले इस पर जीव जंतु आएंगे। और फिर स्तनपाई, हम लोग भी प्यारे बच्चों क्या है, मैमल्स हैं, हम लोग स्तनपाई हैं, और स्तनपाई जीव 20 करोड़ वर्ष पहले आए। जीव आए, मानव नहीं आया अभी। आदि मानव का जन्म आज से 4 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। बहुत बड़ा समय है प्यारे बच्चों, मतलब आप कल्पना करिए, नंबर को अगर सिर्फ देखेंगे तो नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उस तिथि के डेप्थ में जाकर के वो वर्ष की गहराई देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 4 करोड़ वर्ष कितना पुराना होता है, ठीक है। किंतु विकसित मानव का आविर्भाव 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ। मानव कितना घमंड है, मात्र सोचो 70 साल 80 साल की उम्र होती है हमारी, और उसके बाद भी हमारे घमंड जो है चरम सीमा पे है। अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें बच्चों, तो पूरे ब्रह्मांड का अगर हम अपने से कंपेयर करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में हम सिर्फ क्या हैं, मतलब एक सरसों के दाने के बराबर भी हमारा जो जीवन काल है वो है भी नहीं। तो आप समझिए सेकंड भर का हमारा जीवन काल नहीं, पूरे ब्रह्मांड से अगर आप कंपेयर करेंगे नैनो सेकंड में आएगा, है ना, या फीको उको में आएगा। पश्चिमी विद्वानों का कहना है, पश्चिमी विद्वान अगर कोई नहीं समझ पा रहे बच्चा तो ऐसे समझो जैसे ये पृथ्वी है, ये देशांतर है, ये अक्षांश है। तो देशांतर के इधर वाले देश, मतलब जहां हम हैं, जैसे भारत यहाँ पे है तो भारत के इधर जितने देश हैं वो पश्चिमी देश कहलाएंगे। तो वो देश मतलब कह सकते हैं यूरोपीय कंट्री, तो खास करके यूरोपीय कंट्री। तो पश्चिमी विद्वानों का कहना है कि आधुनिक मानव का जन्म 10,000 वर्ष पूर्व हुआ है ना, 10,000 वर्ष पूर्व। आधुनिक मानव मतलब वह मानव जो प्रकृति के साथ अपने आप को थोड़ा अलग किया। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ लाख वर्षों में व्यापक रूप से जीव जंतुओं का स्थानांतरण हुआ है। मतलब आप देखते हैं जैसे डायनासोर था प्यारे बच्चों, खत्म हो चुका है, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हट चुके हैं आज के समय में। अगर हम बात करें तो अनेक अवस्थाओं को पार करते हुए आज ठोस रूप धारण किया है कौन, पृथ्वी ने। मतलब ये कैसे गुजरा होगा, पहले आग का गोला पिघलता हुआ, फिर सहमा, फिर धीरे धीरे ठंडा होना, है ना, आग के गोले से इस रूप में आना, परिभ्रमण करती हुई यह गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आ गई होगी, जिससे भारी तत्व भीतरी भाग में, आज भी आपको पता है कि पृथ्वी के कोर में, पृथ्वी के सेंटर में प्यारे बच्चों निखिल और फेरस हैं जो सबसे ज्यादा भारी हैं, जिनका डेंसिटी ज्यादा होता है। और ये कहा भी जाता है कि भारी चीजें हमेशा कहाँ जाती हैं, तल की तरफ, नीचे की तरफ, हल्की चीजें ऊपर आती हैं। तो सेम यही बात यहाँ बताया जा रहा है, और इसके पीछे का कारण बिग बैंग सिद्धांत को भी माना जा रहा है ना, मतलब पृथ्वी का अलग होना, ये सारी घटनाएं होना। पृथ्वी, और आपको पता है बच्चों कि पृथ्वी पर 79% क्या है, स्थल भाग है, और 71% पानी है। सबसे खास बात क्या है बच्चों, सबसे खास बात है, देखो सबसे खास बात यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अगर बांटा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध जल प्रधान और जबकि उत्तरी गोलार्ध स्थल प्रधान दिखाई देगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों, जब आप पृथ्वी को ध्यान से देखेंगे, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जब बांटेंगे तो आप देखेंगे जैसे ये पृथ्वी है मान लो, और इसको जब उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में बांटोगे तो इधर वाला भाग देखो, यहां पर है उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद प्यारे बच्चों एशिया, फिर देखेंगे तो यहां पे है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ है अंटार्कटिका, है ना, जो कि बर्फ का ही एक तरह से चट्टान है। अगर मैं बात करूं स्थल भाग सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। स्थल भाग, ये सब स्थल यही तो है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देते हैं, उत्तरी गोलार्ध में।
इसका मतलब कहा यह जा रहा है, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि पृथ्वी के को अगर गोलार्धों में, भाई ये तो एग्जैक्ट लाइन तो है नहीं, ये तो हमारी कल्पना है, तो अगर पृथ्वी को गोलार्धों में बांटा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में प्यारे बच्चों जलीय भाग ज्यादा है। ठीक है, जलीय भाग ज्यादा है, तो यही बताया गया है इसमें, है ना। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों के बनने के बाद उनकी स्थिति में अस्थायित्व तो नहीं रहा। मतलब आपको जो घटना दिखाई दे रही है कि पूरे ब्रह्मांड में विस्फोट होता है, अलग अलग पार्टिकल्स टूट के निकलते हैं, उसमें से एक पार्टिकल पृथ्वी है जो ग्रह के नाम से जाना गया, मतलब हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत आया पृथ्वी, जिस पर जीवन पाया गया क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट रहा जो जीवन के लिए उपयुक्त होता है। और आप अगर देखेंगे तो जो जो कहा जा रहा है कि जो महाद्वीप और महासागरों की स्थिति है वो आज जैसी ऐसे डायरेक्ट बन के नहीं आई थी, बल्कि प्यारे बच्चों पहले एक क्षेत्र हुआ करता था। पहले कहा गया कि पहले ये जो पृथ्वी है इस पर एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पैंजिया। और पैंजिया के बीच में एक सागर होता था। यहां पर बच्चों इस सागर का नाम बताया गया टेथिस सागर, जो आज का भूमध्य सागर है जिसका नाम है मेडिटेरियन सी। तो वो भूमध्य सागर पहले टेथिस सागर था। और ये जो व्हाइट में मैंने बनाया है पूरा, ये है पैंजिया। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसका नाम है पैंजिया वो स्थलीय भाग है जो आगे चलकर महाद्वीपों में बटेगा। कितने महाद्वीप में? 7 महाद्वीप में। और एक 8वां महाद्वीप उद्भव में आया है जिसका नाम है जीलैंडिया। मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड के, जिस पर न्यूजीलैंड के पास है। और ये पूरा अंदर वाला भाग प्यारे बच्चों, ये वाला जो मैंने येलो कलर से कर रहा हूं मैं आपको, इस पूरे येलो वाले भाग का नाम था, ये जो पानी वाला भाग है पूरा पानी वाला भाग, इसका नाम था पैंथेलासा। ठीक है, ये स्थिति थी पैंथेलासा। ठीक है, ये स्थिति थी। लेकिन क्योंकि पृथ्वी पर भी लगातार हलचल होता रहा, जैसे एक सिद्धांत अभी बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, आपको बताएंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो आप जान पाएंगे कि धीरे धीरे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण, जो कि आप 11th में पढ़े हुए हैं, कि ये पैंजिया में क्या होता है, फैलाव होता है। और फिर पैंजिया अरे बच्चों टूट जाता है 2 भागों में। ये 2 भाग कौन कौन से बनेंगे? पैंजिया टूट जाएगा 2 भाग में। एक भाग बन जाएगा जिसका नाम है प्यारे बच्चों अंगारा लैंड, और एक दक्षिणी वाले भाग को कहा गया था गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड का ही नाम है लॉरेशिया। ठीक है, चलिए इसका दूसरा नाम था लॉरेशिया। तो देखिए ध्यान से कि जो महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से खिसकते रहे हैं। 1912 में जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, बहुत फेमस नाम है, हर बच्चे को याद होता है ये नाम, वेगनर के नाम से, वेगनर सिद्धांत भी कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका मतलब प्यारे बच्चों उन्होंने बताया कि महाद्वीप कैसे लगातार क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, फैल रहे हैं। और क्यों फैल रहे हैं इसके पीछे का कारण उन्होंने पृथ्वी के भीतर हो रही हलचल के बारे में बताया कि जहां पे मेंटल में लगातार लावा जो है वो क्या हो रहा है, या संवहन की जो धाराएं हैं वो पृथ्वी की प्लेटों को क्या कर रही हैं, खिसका रही हैं। जिसके अनुसार 15 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप पैंजिया नामक एक ही महाद्वीपीय पिंड से सटे हुए थे। कालांतर में, कालांतर का मतलब होता है बच्चों बाद में यह विशालकाय महाद्वीप खंडित हो चला और पश्चिमी और उत्तरी की ओर खिसकते हुए वर्तमान स्थिति में आ गया। पश्चिमी की ओर अमेरिका का विस्थापन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी छोर पर रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणियां का निर्माण हुआ और साथ में अटलांटिक महासागर प्रकट हुआ, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना, कैसे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाह रहा हूं बच्चों, जो भी मैंने बनाया था। देखिए ये प्यारे बच्चों, ये यूरेशिया लिखा हुआ है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा लॉरेशिया हिस्सा, लॉरेशिया बोला गया, या इसी का नाम है अंगारा लैंड। और ये पूरा ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये देखो छोटा सा प्लेट इंडिया का, मतलब ये तो बाद में नाम आएगा, पर पहले की कंडीशन बताई जा रही है। आज से लगभग प्यारे बच्चों 225 मिलियन वर्ष पहले ये स्थिति थी। फिर धीरे धीरे पृथ्वी की हलचलों के कारण, देखो लिखा है ना 225 मिलियन ईयर एगो, फिर 100 मिलियन ईयर एगो, फिर 150 मिलियन ईयर एगो, और फिर आज की स्थिति आप देखिए। ये देखिए, ये हिस्सा लॉरेशिया कहा गया, ये लिखा है, ये हिस्सा लॉरेशिया, और ये लिखा है गोंडवाना।
तो ये हिस्सा गोंडवाना। फिर आज देखिए टुडे, मतलब कि आज ये स्थिति है, और एक विस्तार रूप देख सकते हैं कि पूरे संसार के महाद्वीप आज इस तरह से दिखते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूजीलैंड, और ये अंटार्कटिका। आप देख पा रहे हो जितना व्हाइट दिख रहा है पूरा, ये पूरा व्हाइट प्यारे बच्चों क्या है, जल है, जल है। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो आप देख पाएंगे, अगर बीच से एक लाइन ड्रॉ करें बच्चों तो आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे, आप ये देख पाएंगे कि जो स्थलीय भाग है, ज्यादातर जो स्थल भाग है वो कहाँ है, वो है उत्तरी साइड में, और दक्षिणी साइड में स्थल भाग कम है, वाटर वाला हिस्सा ज्यादा है। ऊपर भी वाटर है, पानी तो ही है, लेकिन स्थल भाग ऊपर ज्यादा है, यही कहा गया था। ठीक है, चलिए हो गया। अगर ये लिखने को आएगा कि आप बताइए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, तो ये सारी चीजें आप बता दीजिएगा कि गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। अच्छा देखो, अगर पूछा जाए लॉरेशिया का हिस्सा कौन कौन है, तो उत्तरी में देखो कौन कौन आएगा, ये बनाया तो था मैंने, है ना। उत्तर में आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, जो है यूरोप, एशिया में चाइना, रसिया, भारत, ये सब, और दक्षिण में आएगा दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, है ना ये। ठीक है, लिख दें क्या, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, भारत एशिया का हिस्सा है, भारत, रशिया, ये सब, और इधर करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका, अगर ये करेंगे तो अंटार्कटिका, ना बच्चों, और ये करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसी अफ्रीका से एक हिस्सा अलग हुआ है बच्चों, जिसका नाम क्या है, बताइए, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर भी किस में आएगा, मेडागास्कर भी आएगा दक्षिणी वाले हिस्से में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको बताते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या था, जिसकी चर्चा मैंने आपसे जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब किया था बच्चों। आपको फिर से यहां मैं बताता हूं कि जो बिग बैंग सिद्धांत है, या जिसका नाम है महाविस्फोट सिद्धांत, वो है क्या। प्यारे बच्चों देखिए, ध्यान से पढ़ा है मैंने अभी। प्रारंभ में सभी पदार्थ एक अत्यंत छोटे, गर्म और सघन बिंदु में केंद्रित थे, जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता था। मतलब जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो है सिंगुलरिटी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, जिसका नाम मैंने नेबुला बोला था। एक्चुअली नेबुला अर्थात सिंगुलरिटी, है ना। एक बात और बता दूं बच्चों, आपको, देखिए ध्यान से, आपके मन में ये सवाल होगा, सर इतना छोटा सा बिंदु इतने बड़े चीजों को कैसे समेट कर रखा हुआ था। बच्चों याद, एक बात ध्यान रखना, जब आप घनत्व में बहुत बड़ी ताकत होती है प्यारे बच्चों, डेंसिटी बहुत बड़ी चीज है। डेंसिटी कोई समझ नहीं पाता है, हर इंसान के अंदर डेंसिटी होनी चाहिए। डेंसिटी का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, चलिए, डेंसिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों घनत्व। क्या होता है, घनत्व। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं 5 kg कॉटन या कपास, 5 kg कपास चाहिए, और एक व्यक्ति क्या 5 kg कपास की बात कर रहा है, और एक व्यक्ति बात कर रहा है 5 kg का बाट। बाट मतलब समझते हैं किलो, मतलब वो जो बटखरा होता है, जिस मापन है ना, माप वाला। एक बात बताओ, जब आप 5 kg का बाट लेकर आओगे तो ऐसे बना होता है ना, वो देखिए ऐसे कुछ इस पे लिखा होता है 5 kg, इतना ही होगा, वो इतना ही होगा। लेकिन जब आप कॉटन की बात करोगे बच्चों, कॉटन की अगर बात करोगे, कॉटन का तो बहुत फैलाव होता है, 5 किलो कॉटन बहुत होता है। आप जानते हैं कि गद्दा जो बनता है, जिस पर आप सोते हैं, एक रजाई जो बनती है जिसको आप ओढ़ते हैं, 5 से 6 किलो कॉटन होता है उसमें। सोचिए, वो कॉटन बहुत है बच्चों। इसका मतलब किसका कमाल है, ये कमाल है डेंसिटी का। डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा क्या होगा, सिकुड़ कर रहेगा। तो आप सोचो 5 किलो, दोनों का कंपेयर कर लो, ये इतना विशाल और ये 5 किलो का बाट, वजन में दोनों सेम होंगे, लेकिन फैलाव में 5 किलो कॉटन ज्यादा फैला रहेगा और 5 किलो बाट कम फैला रहेगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं आपसे, है ना। तो याद ध्यान रखना, डेंसिटी में बहुत ताकत होती है। लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, जो कि अभी पढ़ा चुका हूं,
इस छोटे से बिंदु में हिंसक विस्फोट हुआ जिसके कारण ब्रह्मांड तेजी से विस्तार हुआ। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं जो दर्शाता है कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। विस्तार के दौरान ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। याद रखना यह सिद्धांत जो कहता है कि मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास, है ना, कि द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में बदलता रहता है, मतलब कोई नष्ट नहीं होता है। ठीक है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में सबसे प्रमुख बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित और मान्य है। कौन दिया था प्यारे बच्चों? देखते हैं कौन बच्चा कमेंट करके बताता है। और ब्रह्मांड की इसे कहा जाता है ब्रह्मांड परिकल्पना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बच्चों, चलो अब देखिए प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं पूरे ब्रह्मांड में। सबसे सर्वमान्य जो घटना है वो कौन सा है? वो है प्यारे बच्चों, सबसे जो विदित है, जो सबसे ज्यादा मान्य है, वो है बिग बैंग सिद्धांत, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। और इनके अलावा बहुत सारे लोगों ने, जैसे एक व्यक्ति है कांट, इन्होंने गैसीय या निहारिका परिकल्पना दिया। सबकी अपनी सोच थी, सबने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने आधार बताए। ये सब पढ़ना नहीं है डेप्थ में। लेप्लास ने निहारिका परिकल्पना बताया, ऑल्फेवेन ने विद्युत चुम्बकीय परिकल्पना बताया, विटसेकर ने निहारिका मेघ परिकल्पना बताया, चेम्बरलिन और मोल्टान ने ग्रहाणु परिकल्पना बताया, जीन्स जेफ्रीज ने ज्वारीय परिकल्पना बताई। इन्होंने बताया था कि सूर्य का जो क्या है, सूर्य से जो लगातार लपटें निकल रही हैं और उस लपटों के कारण जो और बाकी मतलब इन्होंने कहा था कि तीन अलग अलग जो है पिंड स्टार्टिंग में थे, और इस पिंड से इस पिंड पर क्या हुआ, आकर्षण हुआ, और इस पिंड का मतलब जिस पिंड की कैपेसिटी ज्यादा थी वो ज्यादा तेजी से दूसरे वाले पिंड के कुछ हिस्से को खींच लिया, और जब खींच लिया तो ज्यादा दूर तक खींचने के बाद ये हिस्सा निकल करके बिखर गया। फिर अब लोगों ने पूछा, और ऐसे ही होता गया, ऐसे कई सारे हिस्से इसके टूट गए, जिससे लगातार ब्रह्मांड के तमाम पिंडों का निर्माण हुआ। फिर इनसे पूछा गया, भैया ये बताओ, अगर इस पिंड में असर आया तो सूर्य पर असर पड़ा कि नहीं? तो इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये दूर था इसलिए सूर्य पर असर नहीं पड़ा। तो इसने ज्वारीय सिद्धांत इन्होंने दिया था, जीन्स जेफ्रीज ने, है ना। चलो फिर आते हैं, अब आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्यारे बच्चों, अगर पूरे पृथ्वी की बात करूं मैं, अगर पूरे पृथ्वी की बात करूं और इसके एक हिस्से को निकाल लूं, एक हिस्से को निकाल लेता हूं, है ना, यही वाला हिस्सा मैं बाहर निकाल लेता हूं, और अगर इस हिस्से को निकाल करके हम इसका अध्ययन करने की कोशिश करें तो हम क्या पाएंगे? अगर हम एक हिस्से का अध्ययन कर लेंगे, इसका मतलब बाकी हिस्सों में भी सेम चीजें चलेंगी, है ना बच्चों। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा टुकड़ा निकाला है, निकालने का मतलब पृथ्वी से बाहर नहीं निकाला गया है, बल्कि एक कल्पना है, अध्ययन की स्टडी का एक पार्ट है। तो देखा गया प्यारे बच्चों कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, समझिए ध्यान से, इस वाले हिस्से को कहा गया क्रस्ट, भूपरपटी, और इस वाले हिस्से को कहा गया, और थोड़ा सा जगह लेके बनाए ना, देखिए बच्चों, एक बराबर नहीं है, हमने बराबर जरूर किया लेकिन आपको बराबर नहीं मानना है ना। चलिए देखिए ध्यान से, ये वाला जो है ये कहलाता है, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक का हिस्सा ये कहलाता है प्यारे बच्चों, ये पूरा हिस्सा कहलाता है भूपरपटी, है ना, क्रस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रस्ट, है ना। अगर बाद वाले की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों? ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? ये पूरा हिस्सा कहलाता है मेंटल, है ना। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये पूरा हिस्सा कहलाता है प्यारे बच्चों क्रूड या कोर, क्रूड या कोर। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। ये कहा गया कि ये वाला हिस्सा जो है, ये जो रेड कलर में है ये कहलाया उत्तरी कोर,
और जो ग्रीन वाला बना रहा हूं ये कहलाया, सॉरी उत्तरी मतलब ऊपरी कोर, सॉरी ऊपरी क्रस्ट, ये कहलाया ऊपरी क्रस्ट, ये कहलाया निचला क्रस्ट। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये वाला कहलाया, ऐसे ही ये वाला कहलाया ऊपरी मेंटल। क्या कहलाया? ऊपरी मेंटल। और ये वाला कहलाया निचला मेंटल, है ना? क्या कहलाया? निचला मेंटल। दिख रहा है? समझ में आएगा बच्चों ना अच्छे से? चलिए एक और बात कर लेते हैं। अगर इसकी बात करें, चलिए तो ये हमने आपको कितना क्या बताया, 3 पार्ट में बांटा। एक हो गया क्रस्ट, एक हो गया मेंटल और एक हो गया कोर। यही अध्ययन करने पे ये पता चला कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो परत है, ये किससे मिलकर बनी है? ये बनी है प्यारे बच्चों सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, है ना? अरे भाई चल जाओ। अच्छा बच्चों एक बात बताओ आप, जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे, 6371 किलोमीटर के आसपास सेंटर है उसका, जब भी हम पृथ्वी के कोई व्यक्ति नीचे जाएगा तो तापमान भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है, याद रखना, और डेंसिटी भी बढ़ती है। मतलब पृथ्वी के नीचे जाने पर तीनों चीजों में बदलाव आता है। पृथ्वी के नीचे का मतलब पृथ्वी के तह में जाने पर, सेंटर में जाने पर, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर ताप, दाब एवं घनत्व तीनों बढ़ता है। तीनों क्या होता है बच्चों? तीनों बढ़ता है। ताप, दाब और घनत्व तीनों बढ़ता है। और एक बात और याद रखिएगा कि हर 32 मीटर पर, है ना, पृथ्वी के नीचे प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। ठीक है, ये बात आपने पढ़ा होगा अच्छे से, है ना? प्रति 32 मीटर है, किलोमीटर नहीं, प्रति 32 मीटर पर प्यारे बच्चों 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो सबसे पहली वाली जो भूपर्पटी है किससे मिलकर बनी है? ये बनी है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से, है ना, जिसको सियाल बोलते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से। और जो मेंटल बना है प्यारे बच्चों, मेंटल किससे बना है? मेंटल बना है प्यारे बच्चों सिलिकॉन मैग्नीशियम से। और जो कोर बना है प्यारे बच्चों, जो कोर, ये जो कोर बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है निकिल और फेरस, जिसको आयरन बोलते हैं, ना, फेरस या आयरन मतलब लोहा, है ना? ठीक है, इससे मिलकर बना हुआ, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए फिर आते हैं, यही समझाना था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी प्यारे बच्चों। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य परतों, क्रस्ट जिसको भूपर्पटी कहते हैं, मेंटल और कोर जिसको कोर कहते हैं, में विभाजित किया गया है। क्रस्ट सबसे बाहरी ठोस परत है, मेंटल गर्म और घनी चट्टानों से बनी मध्यम परत है जहां पर लगातार लावा निकलते रहते हैं बच्चों, और कोर सबसे भीतरी भाग है जो निकिल व लोहे से बना है।
किससे बना है? निकिल और लोहे से। यह संरचना सतह से गहराई तक तापमान, दाब और घनत्व में वृद्धि के साथ बदलती रहती है। मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे पृथ्वी के, जरूरी नहीं कि पूरे मेंटल पे, याद रखना ये तो समझाने के लिए मैंने बना दिया बच्चों, पूरे मेंटल पर या पूरे कोर पर या पूरे क्रस्ट पर जरूरी नहीं कि यहां से यहां तक एक जैसी घनत्व होगा, नहीं। बस अंतर यह है कि जैसे जैसे नीचे आएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ का घनत्व इस वाले मतलब ये घनत्व, ये वाला घनत्व इससे ज्यादा होगा, फिर ये वाला घनत्व इससे ज्यादा होगा, फिर ये वाला घनत्व इससे ज्यादा होगा, ये वाला यहाँ का घनत्व इससे ज्यादा होगा पहले वाले से, लेकिन ऊपर वाले घनत्व से ये पूरा घनत्व सबसे ज्यादा होगा। मतलब मेरा कहना यह है बच्चों, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे घनत्व बढ़ती जाती है, लेकिन पूरा क्रस्ट पर एक जैसा घनत्व नहीं होता, एक जैसा दाब नहीं होता, एक जैसा ताप नहीं होता, पूरे मेंटल पर एक जैसा दाब ताप घनत्व नहीं होता, बल्कि वो भी बदलते रहते हैं आपस में, है ना। बस ये है कि ऊपर वाले से नीचे आते समय टेम्परेचर, ताप, दाब और ये सब बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगर हम नोट करके लिखना चाहें बच्चों तो हमने नोट करके यहाँ पे लिखा है कि बाहरी कोर तरल अवस्था में, मतलब जो, अच्छा कोर की बात की जा रही है, कोर का मतलब केंद्र की बात की जा रही है। केंद्र के भी दो पार्ट हैं, देखो बताया था हमको, ये वाला हिस्सा कहा जा रहा है, ये वाला हिस्सा तरल भाग में, जबकि अंदर वाला हिस्सा ठोस भाग में है। और मेंटल भी लिक्विड फॉर्म में। एक्चुअली मेंटल की जो कंडीशन है प्यारे बच्चों, मेंटल की कंडीशन कैसी है? मेंटल की कंडीशन है प्यारे बच्चों, जैसे सनी हुई मिट्टी नहीं होती है जो ना पूरी तरह से गीली हो ना ही पूरी तरह से सूखी हो, वैसी कंडीशन है बच्चों मेंटल की कंडीशन, है ना। चलिए, तो ये कोर की बात किया जा रहा था यहाँ पे। अब हमारे बच्चों का तो वही हाल है, जैसे एग्जाम है तो तमाम ये सब हाल है कि जैसे मंजिलों से पुकारा जाता हूं लेकिन रास्ते में मारा जाता हूं, है कि नहीं? मंजिलों से पुकारा जाता हूं लेकिन रास्ते से मारा जाता हूं, यूं ही नहीं रुकता कि यूं ही नहीं यूं भी कभी रुकता नहीं, हर तरफ से पुकारा जाता हूं, मंजिलों से पुकारा जाता हूं लेकिन रास्तों से मारा जाता हूं। तो ये एक कहानी है बच्चों, संघर्ष है हमारा, जैसे किसी बच्चे ने कहा है, तो संघर्ष है बच्चों, और इस पर हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। बच्चों परेशान नहीं होना है, मेहनत करनी यार। और देखो, रिजल्ट कम या ज्यादा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, मेहनत करनी है। अपने हिस्से की जो चीजें हैं हमारी मेहनत से वो हमें मिल जाएंगी, लेकिन कर्म करना पड़ेगा यार, कर्म बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कोर बता दिया आपको, जबकि आंतरिक कोर जो है वो अधिक दबाव के कारण ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का केंद्र सतह से लगभग 6371 किलोमीटर की दूरी पर है, जो केंद्र था वो मैंने बता ही दिया। भूपर्पटी से भूगर्भ मतलब केंद्र, भूगर्भ का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर केंद्र। भूपर्पटी से भूगर्भ की ओर जाने पर सामान्यतः प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि होती, बता चुके हैं। अब आते हैं एक सिद्धांत है प्यारे बच्चों जिनका नाम है वेगनर, बहुत फेमस नाम है वेगनर का सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा। इस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत, है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जब हम लोग सिविल विल की आप तैयारी करेंगे, अब आगे चलकर जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे बच्चों, तो वहां पर पूछा जाता है कि बताइए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो इसके नाम में लिखा है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, तो यही सबसे सर्वमान्य भी माना जाता है। तो अल्फ्रेड वेगनर इनका नाम है। इन्होंने अभी पहले बताया था आपको 1912 में इनके अनुसार सभी महाद्वीप कभी एक विशाल भूखंड पैंजिया थे, जो मैंने आपको दिखाया था बच्चों, के रूप में जुड़े हुए थे, और एक विशाल महासागर पैंथलासा, जिसके इर्द गिर्द वो पूरा मतलब जिसके पैंजिया के इर्द गिर्द वो पैंथलासा था। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया टूट करके लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया और धीरे धीरे खिसक कर वर्तमान महाद्वीपों में बट गया। यही ये कहते हैं कौन? ये कहते हैं वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। एक है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अच्छा, यहाँ पर विवर्तनिक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत टफ वर्ड है, ये है तो बड़ा टफ वर्ड, लेकिन मीनिंग बहुत आसान है बच्चों। जब हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो विवर्तनिक मतलब होता है पृथ्वी के भीतर होने वाले हलचल, चाहे वो भूकंपीय हलचल हो, ज्वालामुखी हलचल हो, या प्लेटों का खिसकने का हलचल हो, मैग्मा का लावा में बदलने का हलचल हो, जितनी भी चीजें होती हैं सबको किसमें अध्ययन करते हैं? टेक्टोनिक में। टेक्टोनिक इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ साइंस, जिसमें हम पता करते हैं कि जो है ज्वालामुखी क्या होता है, भूकंप क्या होता है, मतलब उसमें मल्टीपल्स अलग अलग प्यारे बच्चों वेरिएंट आते हैं, अलग अलग तरह की चीजों का हम अध्ययन करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक, देखो इसके नाम में लिखा प्लेट, खाने वाला प्लेट नहीं बच्चों, खाने वाला प्लेट नहीं, बल्कि जो हमारी चादरें हैं पृथ्वी पर, महाद्वीप और महासागरों की जो चादर है,
उनका नाम दिया गया है प्लेट। तो क्या कहता है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी बाहरी ठोस, मतलब पृथ्वी का बाहरी ठोस स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर 7 बड़ी और कई छोटी प्लेटों में विभाजित है। ऐसा माना गया है कि पृथ्वी का जो बाहरी ठोस स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर, हम स्थल की बात कर रहे हैं, जल वाले हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, वो 7 बड़ी बड़ी प्लेटों में विभाजित है, जो मेंटल के ऊपर अर्ध तरल, जिसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। मतलब देखो, जो भूपर्पटीय बच्चों, भूपर्पटी से कुछ किलोमीटर दूर जाने पर हमें जो जगह दिखाई देता है वो मिलता है, उसका नाम है स्थल मंडल। और भूपर्पटी से और नीचे जब जाएंगे मेंटल की तरफ, तो मेंटल से पहले और मेंटल के आसपास, मतलब वो वाली जगह को कहा जाता है क्या? एस्थेनोस्फीयर, है ना। ये प्लेटें अभिसारी, अपसारी और रूपांतरण सीमा के माध्यम से आपस में टकरा करके दूर हटकर खिसक कर पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत के निर्माण जैसी भूवैज्ञानिक घटनाओं का कारण है। 7 प्रमुख प्लेटों में लिखा है प्रशांत प्लेट, एक है प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट। ये प्लेटों के नाम हैं, ये आपको याद रखना जरूरी है, बस जानते रहिए। बहुत छोटी प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटों के नाम ये हैं। और अफ्रीकी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, ये टोटल 7 प्लेटें हैं। बच्चों देखो, एक नाम दिया गया है अभिसारी। अभिसारी सीमा किसे कहते हैं? एक और नाम है, देखिए यहां पे, अपसारी। अपसारी सीमा, और एक है रूपांतरण सीमा, है ना। अब ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक है अभिसारी सीमा और एक है अपसारी सीमा और एक है रूपांतरण सीमा। अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जब दो प्लेटें, एक प्लेट ये है प्यारे बच्चों, या ऐसे ही बनाते हैं बस, एक प्लेट ये है प्यारे बच्चों और एक प्लेट ये है, समझिएगा ध्यान से। दो प्लेटें हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक दूसरे की तरफ, अरे बच्चों, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो स्थिति कैसी आएगी? स्थिति ऐसी आएगी प्यारे बच्चों, तो जिस प्लेट का घनत्व कम होगा वो प्लेट भारी घनत्व वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी। ऐसे मान लो ये प्लेट खिसक के कहाँ चली गई? नीचे, और ये प्लेट इस पर क्या कर गई? चढ़ गई, तो ये प्लेट अंदर चली गई ऐसे। इससे क्या होता है? एक स्थिति ये बनेगी, मतलब इसको कहते हैं प्लेट का विनाश होना, इसलिए अवसारी सीमा को कहा जाता है विनाशात्मक सीमा, विनाशात्मक। एक और स्थिति आती है बच्चों, जब ये वाली स्थिति आएगी जिसमें दो प्लेटें क्या करती हैं? दूर जाती हैं एक दूसरे के, एक दूसरे की क्या करती हैं? दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो यहां पर क्या पैदा हो जाएगा? यहां पर पैदा हो जाएगा दरार। और इस दरार से क्या होगा? जैसे ही दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, पृथ्वी के भीतर जो मेंटल में मैग्मा है वो तो भाई मौका पा रहा है कि जैसे ही जगह मिले बाहर आए। प्यारे बच्चों, यहां से मैग्मा निकल करके बाहर आता है, तो इससे बहुत सारी मैग्मा वाली चट्टानों का, ज्वालामुखी, इन सब का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर देखो सब लिखा हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ जाओगे। देखिए, हाँ, ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कि प्लेट टाइप ऑफ बाउंड्रीज, एक अभिसारी कन्वर्जेंट प्लेट जिसको बोलते हैं, जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं और टकराती हैं, इस टकराव से प्लेट तो एक दूसरे के नीचे धंस जाती हैं, जिसको सबडक्शन बोलते हैं, और ऊपर उठकर पर्वत श्रृंखलाएं बनाती हैं। मतलब देखो, एक प्लेट नीचे चली जाएगी, एक प्लेट ऊपर, तो जब नीचे जाएगी वो जो फोर्स लगाएगी प्यारे बच्चों, उससे दूसरी वाली परत जो प्लेट है उसका, उस पर क्या होगा? उसका उठान आएगा, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये कहा जा रहा है कि या तो वो धंस जाएगी जिससे, और या फिर ऊपर उठ करके,
मतलब दोनों काम साथ साथ हो रहा है, ठीक है, जिससे हिमालय जैसे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इन्हें विनाशात्मक प्लेट सीमा भी कहते हैं। अच्छा, प्लेट सीमा का मतलब जहां आकर दोनों प्लेटें क्या करें, अपनी सीमाओं को दर्शाती हैं। दूसरा है डाइवर्जेंट, तो जब प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, इस क्रिया से उनके बीच दरार बनती है, और जहां पृथ्वी के मेंटल से मैग्मा ऊपर आकर के नया क्रस्ट या नया भूपर्पटी बनाता है, जिससे मध्य महासागरीय कटक और नई परतें बनती। बच्चों, जब नया मैग्मा आएगा, मतलब परतें दूर हटेंगी, नई चीजें आएंगी, तो फिर वो अपना लेयर बनाएगा नया, है ना। एक होता है रूपांतरित सीमा प्यारे बच्चों, जब प्लेट एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं, ऐसे ऐसे, जो अभी बताया था, फिगर बनाया था ना, जब प्लेटें इस तरह से चलें, या तो एक साथ इधर या एक साथ उधर, है ना, समानांतर जब चलती हैं, तो इस प्रक्रिया में ना तो कोई भूपर्पटी बनती है और ना ही कोई पुरानी प्लेट नष्ट होती है। यह घर्षण के कारण शक्तिशाली भूकंप भ्रंश पैदा करती है, जिससे, जैसे एक प्यारे बच्चों फॉल्ट, जैसे अमेरिका में है सैन एंड्रियास फॉल्ट, है ना, तो सेंट एंड्रियास फॉल्ट जो है वो वैसी संरचनाएं बनती है। संरचना का कारण क्या होता है, मेंटल में होने वाली संवहनी धाराओं इन प्लेटों में गति प्रदान करती हैं, ये ध्यान देना था। अच्छा, प्लेट विवर्तनी में एक चीज याद रखना, ये देखो, जो ग्रीन कलर का है प्यारे बच्चों, ये ग्रीन कलर का पूरा स्थलीय भाग है। ये जो ग्रीन कलर का है, ये जो ग्रीन वाले जितने हिस्से हैं, ये सब स्थलीय भाग हैं, है ना, ये ग्रीन वाले सब स्थलीय भाग हैं, ये लगभग सब स्थलीय भाग हैं। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वो सब महासागरीय प्लेट हैं, ये महाद्वीपीय प्लेट हैं, और ये सब महासागरीय प्लेट हैं। तो महासागरीय प्लेटों के बारे में कहा गया कि प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई विद्वानों ने, कई वैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया है। सबने अलग अलग व्यू दिया है, लेकिन समझाया सबने एक जैसा ही है। 1960 के दशक में हैरी हेस, इनका बहुत फेमस नाम है, समुद्र तल फैलाव का सिद्धांत इन्होंने दिया था, समुद्र तल में फैलाव हो रहा है ना। बाद में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने 1967 में इसे औपचारिक रूप दिया। यह अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का आधुनिक रूप है। मतलब जहां एक तरफ वो सिर्फ महाद्वीपीय सिद्धांत में महाद्वीप के हटने या अवसारी बनने की प्रक्रिया की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में महाद्वीपीय प्लेट के साथ साथ महासागरीय प्लेट के महत्व को भी बताया गया है कि बिना उसके सारी गतिविधियां संभव नहीं है। ये प्यारे बच्चों जो अभी मैंने आपको समझाया था, रचनात्मक या अपसारी प्लेट, ये दूसरा नंबर का है। पहला नंबर ये है, अपसारी यहाँ है, देखिए ये लिखा है, अभिसारी, है ना, और ये कौन सा है, ये है अपसारी। ये ध्यान दीजिए, गलती मत करिएगा, ये दूसरा वाला है, सेकंड वाला फिगर है, ये पहला फिगर है, और ये तीसरा फिगर है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी के बारे में क्या ही चर्चा करें, आप सब जानते हैं कि ज्वालामुखी बहुत ही विनाशात्मक गतिविधि है। भूकंप और ज्वालामुखी दो, और सुनामी, ये सब ऐसी गतिविधियां प्यारे बच्चों जो क्या करती हैं, किसी जगह को तबाह कर देती हैं, किसी जगह की जो आइडेंटिटी है, जो उसका रूप है, स्वरूप है, उसको खतरे में डाल देती है ना। पानी पी लेते हैं यार थोड़ा सा। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं ज्वालामुखी के बारे में, जिसको वोल्केनो बोलते हैं, तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघलती हुई चट्टानें, जिसको मैग्मा कहते हैं, बाद में वो चट्टान सेल बनता है, रॉक बनता है, लावा, राख, गैसें, भाप आदि बाहर निकलती हैं। ये पृथ्वी के अंदर की गर्मी के कारण निर्मित होते हैं। वहां पर जो संवहनी धाराएं चलती हैं बच्चों, है ना, संवहनी जो धाराएं चलती हैं, उन संवहनी धाराओं के कारण क्या होता है, लगातार मैग्मा बाहर निकलता है, लावा में बदलता है ना, और अक्सर शंकु के आकार के पर्वत का रूप लेती हैं। अगर ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें प्यारे बच्चों, याद रखना एक चीज और, जब भी ज्वालामुखी उद्गार होगा, अभी आपको दिखाते हैं ज्वालामुखी। अच्छा पहले तो ये जान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार से पहले ये जान लीजिए प्रकार कितने हैं, फिर बताते हैं आपको उद्गार के बारे में। ज्वालामुखी के अगर प्रकार की बात करें बच्चों, तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी प्यारे बच्चों, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, एक्टिव वोल्केनो। एक होता है सुप्त ज्वालामुखी, सुप्त मतलब सुस्त या सुप्त ज्वालामुखी, जिसको डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। और एक होता है मृत ज्वालामुखी या फिर विलुप्त ज्वालामुखी, जिसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी देखे जाते हैं, एक सक्रिय, एक
सुप्त मतलब सोता हुआ मतलब, और एक तीसरा क्या है मृत। तीनों में अंतर क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब प्यारे बच्चों जिसमें लगातार क्या हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, लगातार ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, आए दिन फूट रहा है, वहां पर ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही हैं। सुप्त मतलब होता है प्यारे बच्चों ऐसा ज्वालामुखी, ऐसा जगह जहां पर अभी तो ज्वालामुखी नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले समय में कभी भी उसमें से मतलब ज्वालामुखी गतिविधियां आ सकती हैं, या वो उसमें ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। और तीसरा है प्यारे बच्चों जिसका नाम है मृत या विलुप्त ज्वालामुखी, जिसका मतलब है जो अब पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, जो कभी अब जिसमें से ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा, है ना। तो अगर सक्रिय की बात करें प्यारे बच्चों, तो वे ज्वालामुखी हैं जो वर्तमान में फट रहे हैं और जिनसे निकट भविष्य में जिनके फटने की संभावना है, जैसे वैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत। अच्छा, हमने दोनों एग्जांपल भारत का ही रखा है। वैरन द्वीप कहाँ पे है प्यारे बच्चों? अंडमान में। और नारकोंडम कहाँ पे है? निकोबार में। तो भारत का एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। भारत में दो प्रकार के ज्वालामुखी यहाँ आते हैं बच्चों। एक वैरन द्वीप बना है जहां पर ज्वालामुखी आता है वैरन द्वीप पर, जो सक्रिय है, जो लगातार आता रहता है वहां पर, और एक निष्क्रिय है, सुप्त जिसको बोलते हैं। वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में शांत हैं लेकिन भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, जैसे नारकोंडम ज्वालामुखी भारत। और ये कहाँ पे है? ये है भारत के अंडमान द्वीप पर, और ये है निकोबार पर, है ना। और एक है मृत ज्वालामुखी या विलुप्त ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से नहीं फटे हैं और जिनके भविष्य में फटने की कोई संभावना नहीं है, जैसे गुजरात में एक है प्यारे बच्चों जिसका नाम है धीनोधर पहाड़ी में एक ज्वालामुखी है, जो बहुत समय पहले से, हजारों वर्ष पहले से, जिसमें अभी तक कोई विस्फोट नहीं हुआ है ना। ये है, ये ध्यान देना। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों, क्या दिखाना चाहूंगा? ये दिखाना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये है ज्वालामुखी की कंडीशन। आप देखो ऐसे, मतलब पृथ्वी के भीतर से जब संवहनी धाराएं बहती हैं बहुत तेजी से, पृथ्वी के भीतर जब संवहनी धाराएं, संवहनी कन्वेंशनल करंट जब बहुत तेजी से निकलती हैं प्यारे बच्चों, बहुत तेजी से निकलती हैं, तो क्या होता है? तो पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी को फाड़ते चीरते और प्लेटों को तबाह करते हुए मैग्मा नीचे से ऊपर आता है। याद रखना, जब तक कोई सामान पृथ्वी के मेंटल में है वो मैग्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मैग्मा के नाम से। और जैसे ही ये मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है प्यारे बच्चों, अब इसका नाम बदल जाता है। बाहर आने पर इसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। तो मैग्मा और लावा में बस इतना सा अंतर है। मैग्मा या लावा कह सकते हैं, मैग्मा का ही एक रूप है, बस वो पृथ्वी के बाहर है, और बाद में यही लावा ठंडा होकर के जम करके किसका निर्माण करता है? चट्टान का निर्माण करता है प्यारे बच्चों। तो ये है देख रहे हो आप, धधकता हुआ हमारा क्या मतलब यहाँ से उद्गार होता हुआ ज्वालामुखी, धधकता हुआ ज्वालामुखी, जो इसका स्वरूप ऐसा बदल जाएगा और फिर कुछ समय के बाद उस गुबार से चट्टाने, मतलब जो लावा है पिघल करके लावा जो निकल रहा है वो दूर तक फैलेगा, जिससे तमाम तरह की चट्टानों का निर्माण होगा बच्चों, है ना। ये जो ज्वालामुखी प्यारे बच्चों, ये दोनों ज्वालामुखी किसके एग्जाम्पल हैं? ये फर्स्ट, अगर मैं नंबरिंग डालूं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, सक्रिय। और अगर हम इसकी बात करें फोर्थ फिफ्थ की, 4 और 5, ये कैसे हैं प्यारे बच्चों? 4 और 5 कैसे हैं? ये सुप्त हैं, सुप्त, शांत वाली स्थिति में। और ये जो छठा है प्यारे बच्चों, ये कैसा है? ये मृत ज्वालामुखी है, जहां से अब कभी उद्गार नहीं होगा, ऐसी स्थितियां है ना। चलिए अब आते हैं, अगर हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी की बात करें प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर भी आपके लिए ज़रूरी है, और जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो कंपटीशन के एग्जाम में प्यारे बच्चों, कंपटीशन के एग्जाम में ये सारे प्रश्न आते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में, मिलान करने के लिए कई बार पूछा जाता है बच्चों। कई बार किस लिए पूछा जाता है? हाँ, उसको सही कर दीजिए। कई बार मिलान करने के लिए पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो देखो बहुत फेमस ज्वालामुखी हैं, जैसे एक है माउंट कोटापेक्सी प्यारे बच्चों, कहाँ पे है? इक्वाडोर में। एक है माउंट एटना प्यारे बच्चों, कहाँ पे है? इटली में। एक है मोना लोआ जो हवाई द्वीप पर है, अमेरिका के आसपास। किलिमंजारो प्यारे बच्चों तंजानिया में है, अफ्रीका में। फुजियामा नाम में छिपा है, जापान में है प्यारे बच्चों। माउंट कैमरून प्यारे बच्चों कहाँ है? अफ्रीका में, ये भी है। माउंट एल्ब्रुस प्यारे बच्चों कहाँ है? अंटार्कटिका में। सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछा जाए कभी, एस्ट्रावोली जो सक्रिय ज्वालामुखी प्यारे बच्चों, लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में, जिसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं। बैरन द्वीप प्यारे बच्चों भारत में, अंडमान निकोबार में। और ये नारकोंडम नीचे लिखा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा नारकोंडम है, ठीक है। चलिए अब आते हैं भूकंप के बारे में प्यारे बच्चों। अगर हम भूकंप की बात करें
अगर मैं आपसे भूकंप की बात करूं, भूकंप के बारे में आप क्या जानते हैं? तो प्यारे बच्चों, अर्थक्वेक जिसे कहते हैं, अर्थक्वेक क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया कि रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित जो सीमा है या अपसारी सीमाएं या पृथ्वी के भीतर जो कन्वेंशनल करंट चल रही हैं, जो संवहनी धाराएं चल रही हैं, उनकी लगातार अपनी गतिविधियों के कारण वहां पर एक हलचल होती है, जिससे भूकंप की गतिविधियों का भूकंपीय गतिविधियां बनती हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने या कांपने की एक प्राकृतिक घटना है, जो पृथ्वी की पपड़ी, जिसका नाम है प्यारे बच्चों क्रस्ट या भूपर्पटी में चट्टानों के टूटने या विवर्तनीय प्लेटों, जिसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, कि खिसकने से पैदा होती हैं। यह क्रिया ऊर्जा को भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकालती हैं, जिससे सतह पर तेज कंपन महसूस होता है। मतलब अंदर का जो ऊर्जा है, अंदर की जो एनर्जी है, वो किस में चेंज हो जाती है, वो वेव में चेंज हो जाती है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर क्या होता है, हलचल होता है। पूरे पृथ्वी की बात न करके हम कहें कि जहां पर भी भूकंपीय तरंगे आती हैं, उतने जगह को वो या तो डिस्ट्रॉय कर देंगी या थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो भूकंप आरंभिक बिंदु को फोकस, अच्छा हाँ एक चीज याद रखिएगा, ये देखो बच्चों, अगर ये फिगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ बता देता हूँ, है ना, वो अगर सही नहीं लग रहा होगा तो यहाँ बता देते हैं। बच्चों मान लो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी का केंद्र अलग बात है, पृथ्वी के केंद्र की बात हम नहीं करते। मान लो, इसको हटा देते हैं। मान लो बच्चों किसी कारण से यहां पर कोई हलचल हुई, समझिए ध्यान से, किसी कारण से प्यारे बच्चों यहां पर कोई हलचल हुई, यहां पर कोई हलचल हुई और यहां से तरंगे निकलना स्टार्ट हुई, यहां से तरंगे निकलना स्टार्ट हुई ऐसे। ठीक है, तो जिस जगह से भूकंपीय तरंगे निकलती हैं प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, केंद्र कहा जाता है या फोकस कहा जाता है। ठीक है, और जहां पर इसके जस्ट सीधे में पृथ्वी के सतह पर केंद्र से सीधे में जो बिंदु होता है प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, अविकेंद्र कहा जाता है। देखिए एकदम डिटेल में लिखा है, देखिए एक अवकेंद्र है जिसको केंद्रक बोलते हैं, जहां पर वो भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, और ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को उपकेंद्र कहते हैं या ईपी सेंटर बोलते हैं इसको। कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिख के आता है ईपी सेंटर, है ना, हिंदी में लिख देते हैं, एक तो उपकेंद्र कहा जाएगा या ईपी सेंटर, है ना, ईपी सेंटर कहा जाता है। तो यही आपसे कहा जा रहा है। और एक बात और याद रखिएगा बच्चों, एक बात और याद रखिएगा कि ये जो तरंग है ना, वो तरंगे जो पृथ्वी पर सबसे पहले आएंगी उन्हें कहा जाता है पी वेव या प्राथमिक तरंगे। ऐसी तरंगे जो पृथ्वी पर सबसे पहले आएंगी उन्हें कहा जाता है प्राथमिक तरंगे। और प्यारे बच्चों ऐसी तरंगे जो मतलब बाद में आएंगी उन्हें कहा जाता है, एस का मतलब सेकेंडरी, पी मतलब होता है प्राइमरी, इसलिए इनका नाम है प्राथमिक वेव और द्वितीयक वेव, है ना। ये सेकेंडरी वेव है इसलिए इसको कहा जाता है द्वितीयक तरंग, और ये प्राइमरी वेव है, मतलब पहले ये पृथ्वी पर पहुंचती है इसलिए इसका नाम है प्राइमरी। अब याद रखना बच्चों कि पी और एस वेव तो ठीक है, पी और एस वेव हमें ये बताती हैं कि तरंगों की चाल कैसी है, और इन्हीं के आधार पर हम पता करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। याद रखना पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सिर्फ हमें खनिजों के आधार पर, सिर्फ भूपर्पटी, मेंटल और कोर के आधार पर पता नहीं चलता बच्चों, बल्कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी, या कह सकते हैं जो पी एस वेव होती हैं उनके आधार पर भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी के कितनी दूरी पर ठोस अवस्था है, कितनी दूरी पर तरल अवस्था है, कितनी दूरी पर पृथ्वी की क्या अवस्थाएं हैं। और ये दोनों परत जब पृथ्वी पर आ जाती हैं बच्चों, इन्हीं दोनों को मिल जाने से एक नई तरंग का निर्माण होता है जिसका नाम है एल वेव, या इसे कहते हैं लव वेव। ठीक है, हालांकि इसका नाम है लव वेव प्यारे बच्चों, पर यह डिस्ट्रॉय करती है, विनाशकारी है ये। अच्छा, विनाशकारी क्यों है, जानते हैं क्यों विनाशकारी प्यारे बच्चों? विनाशकारी इसलिए प्यारे बच्चों कि ये जो पी और एस तरंगे हैं, इनके चलने की स्थिति ऐसी होती है, स्ट्रिंग गर्थ आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, ऐसे होती है। लेकिन जो एल वेव है ये ऐसे चलती है बच्चों, ऐसे, मतलब कि एस और पी से उतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना ज्यादा नुकसान एल तरंग से होता है। इसका नाम भले से लव वेव है ना। तो ये समझा रहा था मैं आपको कि भूकंप के अध्ययन को प्यारे बच्चों सिस्मोलॉजी बोलते हैं,
याद रखना, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और इसको मापते किसमें? रिएक्टर पैमाने में, जिसका पॉइंट होता है 1 से लेकर के 10 तक। और एक और पैमाना होता है जिसको बोलते हैं मैकेंजी पैमाना। अभी यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, सब लिखा हुआ है, मरकरी पैमाना, सॉरी। तो रिएक्टर पैमाना प्यारे बच्चों भूकंप की ऊर्जा के परिमाण मापने के लिए होता है, जो 0 से 10 तक होता है। और भूकंप की ऊर्जा को मापता है, मतलब ये क्या मापता है? तीव्रता मापता है प्यारे बच्चों। मतलब ये मेजरमेंट करता है किसका? परिमाण का। जबकि ये कितना नुकसान हुआ है उसका मेजरमेंट हम किससे करते हैं? मरकरी पैमाने से। भूकंप से होने वाली तबाही को मापने के लिए 1 से 12 तक रोमन अंकों का एक नुकसान की तीव्रता, नुकसान कितना खतरनाक हुआ वो चेक करते हैं, जबकि तरंगों का जो रिजल्ट है वो इससे पता करते हैं। और भूकंप के कारण कितना तेजी से नुकसान हुआ वो किससे पता करते हैं? वो मरकरी पैमाने से पता करते हैं, है ना। चलिए, अगर आप देखेंगे तो भारत में प्यारे बच्चों पहले 5 जोन हुआ करता था, 5 भूकंपीय जोन निर्धारित किए गए थे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अगर अभी की बात करें वर्तमान सिचुएशन की, तो 1 और 2 को मिला दिया गया है। देखो पहले क्या होता था, भारत में 5 भूकंपीय जोन बनाए गए थे, जोन 1 2 3 4 5। लेकिन प्यारे बच्चों अभी कुछ वर्ष पहले और दूसरे को मिलाकर के जोन सेकंड नाम दे दिया गया है। पहला और दूसरा मिलाकर जोन सेकंड, मतलब जोन 1 का जिक्र अब बंद कर दिया गया है, जोन सेकंड से स्टार्ट होता है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 4 भूकंपीय जोन है पूरे भारत में। भूकंप कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ आ सकते हैं? तो भारत में भूकंपीय खतरे के आधार पर 4 मुख्य भूकंपीय क्षेत्रों, सिस्मिक जोन जिसको बोलते हैं, विभाजित किया गया है। जोन 2 3 4 और 5। जोन 5 सबसे संवेदनशील का मतलब अच्छा नहीं होता बच्चों, बल्कि सबसे डेंजरस कह सकते हैं और खतरनाक माना जाता है। जबकि जोन सेकंड सबसे कम सक्रिय होता है ना। भारत के लगभग 54% भूमि भूकंप प्रभावित है, और भारत के 55 मतलब आधे से ज्यादा जमीनों पर भूकंप आने की हमेशा डर रहता है, और आए दिन सुनाई भी देता है बच्चों, है ना। चलिए, आए दिन सुनाई भी देता है, ठीक है। अगर हम भूकंपीय जोन की बात करें तो देखो ये प्यारे बच्चों जो प्यारे बच्चों जो ब्लू कलर में है, ब्लू कलर वाला जो है प्यारे बच्चों वो है जोन 1 और 2। और जोन 1 और 2 में कम भूकंपीय घटनाएं देखने को मिलती हैं, है ना। और जोन जो येलो कलर का है प्यारे बच्चों वो है जोन सेकंड एंड थर्ड, मतलब एक तरह से दोनों को जोड़ कर देखा जा रहा है। ये वाला सबसे डेंजरस जो है वो रेड वाला है प्यारे बच्चों। सबसे डेंजरस कौन सा है? सबसे डेंजरस है रेड वाला। ये देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, इधर प्यारे बच्चों सिक्किम के आसपास नेपाल वाला हिस्सा, मतलब जो कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल और बिहार वाला थोड़ा उत्तरी वाला हिस्सा, और इधर पूरा उत्तर जो है हमारा पूर्वोत्तर भारत, ये सब खतरनाक जोन हैं जो जहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब उनकी स्थिति क्या होती है? यही होती है बच्चों, भूकंप की स्थितियाँ। ये जितनी भी घटनाएं होती हैं प्यारे बच्चों, ये हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी वेव से नहीं होता। आप जान लीजिए कि प्राइमरी सेकेंडरी वेव तो हमें भूकंपीय अध्ययन से ये पता करने में मौका देती है कि पृथ्वी के भीतर की हलचल क्या है। लेकिन जो एल वेव है, जिसको लॉन्गिट्यूड वेव बोल सकते हैं, लव वेव बोल सकते हैं, जो ऐसे चलती है सतह की, अब सतह से चलेगी तब तो ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है एल वेव, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं बच्चों वायुमंडल की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देख लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट का समय दो बच्चों। हाँ, इसके बारे में क्या बताना है आपको? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो अगर आपसे कोई पूछे वायुमंडल क्या है, तो यह पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई गैसों, जलवाष्प, सूक्ष्म कणों की एक अदृश्य सुरक्षात्मक परत है। दिखाई नहीं देता प्यारे बच्चों, पर हमारी रक्षा बहुत करता है वायुमंडल, है ना। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण टिकी हुई है, ये पृथ्वी के जो ग्रेविटी है उसके कारण टिकी हुई है। यह पृथ्वी की सतह से ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसका 99% हिस्सा जो है केवल 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मतलब पृथ्वी से अगर हम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएं तो ज्यादातर जो हमारा वायुमंडल है वो हमें वहीं दिखाई दे देता है। और लेकिन इसका जो फैलाव है वो पूरे कह सकते हैं कि हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, पूरे पृथ्वी जो अंतरिक्ष के आसपास तक कह सकते हैं। वायुमंडल न केवल पृथ्वी के जीवन को सुरक्षित रखता है, बल्कि यह वह माध्यम है जो जैविक और जलवायु संबंधी क्रियाओं को संभव बनाता है। प्यारे बच्चों, यही है जिसके कारण मानव का जीवन संभव है। जितने भी पूरे
अब आप कह सकते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है प्यारे बच्चों, हमारा जो सौर मंडल है उसमें टोटल 8 ग्रह और एक तारा है सूर्य। तारे और भी हैं, पर हमारी जो 8 ग्रह हैं जो सूर्य से कनेक्टेड हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, आप देखेंगे कि उन 8 ग्रहों में सिर्फ इकलौता ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है। और ऐसा इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है। वह एटमॉस्फेयर, वह वायुमंडल जो जीवन जीने को सुनिश्चित करता है, जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में हमें मिलता है। और ऐसी घटनाएं कहीं और देखने को किसी प्लेनेट पर नहीं मिलती, इसी कारण वहां पर जीवन की संभावनाएं अभी तक तो नहीं है, या पहले जीवन रहा है कि नहीं इस पर वैज्ञानिक अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वायुमंडल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं बच्चों, तो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी प्यारे बच्चों, पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है प्यारे बच्चों, और पृथ्वी से जैसे ही ऊपर आएंगे, पृथ्वी से जैसे ही ऊपर चलेंगे बच्चों, तो एक लेयर आपको दिखाई देगी ऐसे। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे बच्चों तो आपको एक लेयर और दिखाई देगा ऐसे। थोड़ा और ऊपर जाएंगे प्यारे बच्चों तो एक लेयर और दिखाई देगा ऐसे। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो एक लेयर और दिखाई देगा ऐसे। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो आपको वायुमंडल की एक लेयर दिखाई देगी। अब ये लेयर के बारे में अगर हम चर्चा करें प्यारे बच्चों, तो पहला लेयर जिसका नाम है क्षोभ मंडल, है ना। क्लास में बहुत डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, है ना। ये सिर्फ आपके एग्जाम में यहाँ से चीजें कुछ दिखाई दें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका टॉपिक रिवीजन हो जाए, वो पूरा लक्ष्य है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा परत है प्यारे बच्चों? क्षोभ मंडल के ऊपर जो परत है प्यारे बच्चों उसका नाम है समताप मंडल। क्या नाम है? समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर जो परत है प्यारे बच्चों उसका नाम क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर जो परत है प्यारे बच्चों उसका नाम है आयन मंडल। और आयन मंडल के जो ऊपर परत है प्यारे बच्चों उसका नाम है बहिर्मंडल। ठीक है, एक्सोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये टोटल प्यारे बच्चों 5 अलग अलग परत हैं पृथ्वी के ऊपर जाने पर। ये वाकई में ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं है, बल्कि ये हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक भूविज्ञताओं द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि ये 5 लेयर पाए जाते हैं पृथ्वी से उसके वायुमंडल में। तो बाहर कुछ नहीं है, कोई लेयर, मतलब वो पूरा जो मैंने बताया कि 99% हिस्सा वायुमंडल का मैक्सिमम हिस्सा प्यारे बच्चों 100 किलोमीटर के अंदर है, बाकी सब उसका विस्तार है। ठीक है, तो ये 5 परतों के नाम आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों, 5 परत यही हैं, याद रखना इसको। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं प्यारे बच्चों, जितनी भी सभी मौसमी घटनाएं यहां होती हैं बच्चों, जैसे बादल बनना, वर्षा होना, बिजली चमकना, ये सब कहाँ होता है? ये सब क्षोभ मंडल में होता है बच्चों, है ना। और जैसे थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो समताप मंडल में, अगर आपसे पूछा जाए समताप मंडल की क्या भूमिका है, प्यारे बच्चों समताप मंडल वो जगह है जहां पर हवाई जहाज उड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत शांत होता है, यहाँ तूफान आते हैं, बादल बनना, वर्षा, बिजली, तूफान, आंधी, तूफान, आंधी, ये सब। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां पर, तो यहां पर हवाई जहाज भ्रमण करते हैं, चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो आपको बताना है समताप मंडल में। ठीक है, और समताप मंडल में ही प्यारे बच्चों याद रखना, समताप मंडल में ही एक परत पाई जाती है जिसका नाम है प्यारे बच्चों ओजोन परत। याद है आपको? ओजोन परत प्यारे बच्चों पूरे पृथ्वी को सुरक्षित करने में ओजोन परत की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों ओजोन परत की, तो समताप मंडल में ही एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन परत।
ओजोन परत। क्या करती है ये ओजोन परत? ये O3 इसको कहा जाता है, O3 लेयर। ये प्यारे बच्चों हमें सूर्य के विनाशकारी परावैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य के विनाशकारी परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर हमारे लिए, है ना। बस आप ध्यान रखें। अच्छा, ओजोन को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्यारे बच्चों डाप्सन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? डाप्सन से मापा जाता है। एक इकाई है, जैसे हम प्यारे बच्चों भार को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और द्रव को किस में मापते हैं? आयतन में। ऐसे ही ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने की इकाई है डाप्सन, है ना। तो ठीक है, और ये जो आयन मंडल है प्यारे बच्चों, इसमें रेडियो, सैटेलाइट, इन सबको प्रक्षेपित किया जाता है। ये जो आप हमें देख पा रहे हैं बच्चों, ये इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो नेटवर्किंग है, हमारी जो कनेक्टिविटी वो हमारे सैटेलाइट से है। और सैटेलाइट कहाँ प्रक्षेपित किया जाता है? आयन मंडल में, जहाँ पर नेगेटिव प्लस माइनस जो चार्जेस हैं उसके आधार पर इसको तय किया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, अगला है सूर्यातप क्या होता है? आइसोलेशन क्या होता है? सूर्यातप क्या होता है बताइए? व्हाट इज आइसोलेशन? सूर्यातप क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सूर्यातप किसे कहते हैं? सूर्यातप का अर्थ है प्यारे बच्चों, सूर्य से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा। मतलब सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आ रही है, जो ऊष्मा आ रही है, उसी का नाम है सूर्यातप या सूर्यताप, या इसी का नाम है सूर्यताप, आइसोलेशन। ठीक है, जो भी प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, जो भी ऊर्जा के फॉर्म में आ रहा है। अरे भाई काहे गिर रहे हो यार काहे गिर रहे हो? चलो बच्चों, यह मुख्य रूप से लघु तरंग विकिरण के रूप में आती है और पृथ्वी के तापमान, मौसम, जलवायु को नियंत्रित करने का एक प्रमुख स्रोत है। समस्त पृथ्वी पर एक जैसा सूर्यातप नहीं मिलता है, अलग अलग क्षेत्र में सूर्यातप की मात्रा अलग अलग होती है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाले जितने भी ऊष्मा हैं उन सबको कहा जाता है सूर्यातप। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा सन है, हमारा सन है, और ये जो कुछ भी हमारी पृथ्वी को प्रदान कर रहा है, जितनी भी ऊष्मा, उस सभी ऊष्मा को क्या कहा जाता है? सूर्यातप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अच्छा एक होता है एल्विडो। प्यारे बच्चों, एल्विडो क्या होता है? एल्विडो, उससे पहले यहाँ जानिए प्यारे बच्चों, याद रखना कि सूर्य जितना भी ऊर्जा हमें दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है जितना, क्या सब पृथ्वी अवशोषित कर लेती है? नहीं प्यारे बच्चों, सब अवशोषित नहीं कर लेती, बल्कि पृथ्वी पर भी एक वायुमंडल है। आपको पता है वायुमंडल है, पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है। और पृथ्वी का जो अपना एक वायुमंडल है, अरे भाई, पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल जो है प्यारे बच्चों, वो बहुत सारे जो सूर्य के ऊष्मा है उसको क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। कुछ तो वायुमंडल परावर्तित कर देगा, कुछ प्यारे बच्चों बादल जो होते हैं, वो जो रोशनी आती है बादल परावर्तित कर देते हैं, कुछ और बहुत सारे पिंड पदार्थ होते हैं अंतरिक्ष में, वो परावर्तित कर देते हैं। तो जो कुल पृथ्वी तक पहुंचती है ऊष्मा, वो मात्रा पहुंचती है प्यारे बच्चों लगभग 54% के आसपास। पृथ्वी जो एब्जॉर्व करती है, 35% पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है उसका पृथ्वी से पहले स्कैटरिंग हो जाता है, मतलब वो फैलाव हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। प्यारे बच्चों, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली जो ऊष्मा है उसको सूर्यातप कहते हैं। और पृथ्वी जितना पृथ्वी वापस कर देती है उसको बोलते हैं एल्विडो। क्या बोलते हैं? एल्विडो। तो एल्विडो क्या होता है? ध्यान से देखिए, किसी भी सतह से, अब हमने पृथ्वी की बात किया है, सतह कुछ भी हो सकता है, किसी भी सतह से विकिरण ऊर्जा से परावर्तित भाग को एल्विडो कहते हैं। मतलब जितना चीज आया, मान लो 100% आया, समझो ध्यान से, 100% कोई चीज आया और 100 का सिर्फ 40% या 55% या 65% एब्जॉर्व किया गया और 35% क्या कर दिया गया? परावर्तित कर दिया गया। तो जो परावर्तित किया गया है यही कहलाता है एल्विडो या एल्विडो, है ना, एल्विडो। तो एल्विडो का मान
ताजी बर्फ या हिम चादर से सबसे अधिक होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो ताजी बर्फ होती है, जो हिमखंड होते हैं, वो प्रकाश को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो ज्यादा तेजी से बाहर कर देंगे, जो लगभग 8 पॉइंट से 9.5 0.80 से 0.950 यानी 80 से 90% प्रकाश क्या कर देता है, वो परावर्तित कर देता है। कौन? बर्फ की चट्टानें। सबसे ज्यादा एल्बिडो उसी का होता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सकते हैं। एल्बिडो किसी सतह द्वारा परावर्तित प्रकाश का अंश है। मतलब एल्बिडो किसे कहते हैं बच्चों? एल्बिडो कहते हैं जो चीज पृथ्वी या कोई भी बॉडी क्या कर दे, परावर्तित कर दे, छोड़ दे वापस, सारा प्रकाश परावर्तित हो जाता है। यदि सारा प्रकाश परावर्तित हो जाए तो इसका मतलब एल्बिडो 1 माना जाता है। सबका सब परिवर्तित नहीं होता है, तो जितना होता है 1 माना गया है, 1। अगर मान लो यदि 30% प्रकाश परावर्तित हो रहा है तो इसको बोलते हैं, यहाँ देखो दिख नहीं रहा बच्चों, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ बोलेंगे प्यारे बच्चों एल्बिडो 0.03। मतलब आप समझो, अगर 35% प्यारे बच्चों प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, तो इसका मतलब ये कितना परावर्तित हो रहा है, 0.35, है ना, यही कहना है। चलिए, एल्बिडो समझ में आ गया होगा। उसी एल्बिडो का एक फॉर्म है पृथ्वी का उष्मा बजट। प्यारे बच्चों क्या होता है? वही जो पृथ्वी उष्मा लेती है सूर्य से, पृथ्वी जो उष्मा सूर्य से लेती है प्यारे बच्चों, उसी का नाम है उष्मा बजट। और किसका उष्मा बजट? पृथ्वी का उष्मा बजट। क्या होता है? पृथ्वी का उष्मा बजट सूर्य से आने वाली विकिरण, मतलब अगर 100% उष्मा आ रही है, पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में वापस भेजे जाने वाली उष्मा के बीच का एक आदर्श संतुलन है। मतलब कितना आया और कितना पृथ्वी ने वापस कर दिया, जिसको एल्बिडो कहते हैं, वही एक तरह से पृथ्वी का उष्मा बजट, जो उसके पास बचा है उसका बजट होगा, है ना, जो पृथ्वी के औसत तापमान को स्थिर रखता है। अगर प्यारे बच्चों सोचो, अगर पृथ्वी या तमाम तरह के जो पदार्थ हैं ब्रह्मांड जो है हमारी वायुमंडल में, अगर ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित नहीं करते तो पृथ्वी का जो तापमान है वो और अधिक बढ़ जाता है और हमारा जीना और मुश्किल हो जाता है ना। तो इसमें से 35 इकाई एल्बिडो, मतलब 35 इकाई पृथ्वी सतह तक पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाती हैं, जबकि 65 इकाई अवशोषित होकर बाद में उत्सर्जित होती हैं। इसीलिए देखिए, आप देखेंगे कि रात के समय कभी कभी छतों पर जाइएगा, अभी गर्मी का समय आ रहा है बच्चों, गर्मी का समय आ रहा है, आप जाइएगा। अच्छा, जब हम पृथ्वी कहते हैं तो पृथ्वी का मतलब सिर्फ धरातल मत मानिएगा, पृथ्वी पर अवस्थित वो सारी चीजें जो प्रकाश को क्या कर रही हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित कर रही हैं। जैसे छत पे आप जाइएगा बच्चों, जब अभी धूप का समय, जैसे गर्मी का समय आ रहा है, आ गया है, तो आप जब शाम के समय में छत पे चलेंगे, एक बाल्टी पानी डालेंगे तो उसमें से लगातार आपको दिखाई देगा कि जैसे गैस वो निकल रही है, गैस निकल रही है या भाप निकल रहा है। तो कहीं न कहीं वो जो फर्श है, वो जो हमारी छत है, वो उसने ऊष्मा को क्या किया, अवशोषित करके रखा था। आप जाएंगे जब शाम के समय, आपको वो टेम्परेचर महसूस होगा कि यार ये तो गर्म है। तो इसका मतलब सिर्फ पृथ्वी का मतलब सिर्फ धरती नहीं, बल्कि उस पर अवस्थित वो हर एक चीज जो प्रकाश को अवशोषित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। चट्टान की बात कर लेते हैं बच्चों, रॉक की बात कर लेते हैं। रॉक की बात में क्या करेंगे बच्चों, याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो चट्टान है प्यारे बच्चों, रॉक, या इसी को कहा जाता है सैल, इसे शैल भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं, शैल कहते हैं प्यारे बच्चों। चट्टान प्राकृतिक रूप से पाए जाने, अभी मैंने आपको बताया था चट्टान कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों। चट्टान बनते हैं प्यारे बच्चों, चट्टान किससे बनते हैं बच्चों, चट्टान बनते हैं प्यारे बच्चों मैग्मा का पृथ्वी से बाहर आकर के लावा में जो है बहना और बह करके चट्टान के या शैल के फॉर्म में निर्माण करना। तो चट्टान प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक कठोर ठोस और सुसंगठित समूह होता है, जो पृथ्वी की पपड़ी, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, का निर्माण करते हैं। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोलते हैं बच्चों, पेट्रोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ रॉक, है ना। और चट्टान निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के चट्टान कौन, इग्नियस रॉक प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, और प्यारे बच्चों मेटामॉर्फस जिसको बोला जाता है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान क्या होता है प्यारे बच्चों, इग्नियस रॉक किसे कहते हैं, ये चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पिघलने वाले हुए मैग्मा या लावा का ठंडा होकर जमने से बनता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, और ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं प्यारे बच्चों। याद रखना, आग्नेय चट्टान वो चट्टान है प्यारे बच्चों जो बहुत कठोर होता है और उसमें जीवाश्म पाए जाने की कोई संभावना ही नहीं है, मतलब उसमें जीवन नहीं पाया जाता। उन चट्टानों में जीवाश्म, जिसको फॉसिल्स बोलते हैं, वो नहीं पाया जाता, मतलब पेट्रोलियम वहां नहीं मिलेगा, ऐसे कह सकते हैं। सघन और दानेदार होती हैं जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अगर प्यारे बच्चों जीवाश्म नहीं पाए जाते तो 100% तय है कि वहां पेट्रोलियम नहीं पाया जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम बनता ही किससे है, पेट्रोलियम का निर्माण प्यारे बच्चों जीवाश्म से होता है, लल्ला, है ना। अगर उदाहरण देखें तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट,
गैब्रो, प्यूमिस, ऑब्सीडियन और पेग्माटाइट, ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगर औषधि चट्टान बोले, सेडिमेंट्री रॉक की बात करें प्यारे बच्चों, तो औषधि चट्टानें वे चट्टानें हैं जो हवा, पानी या बर्फ के माध्यम से जमा हुए औषधियों जैसे रेत, कीचड़, खनिज, कण, जैविक अवशेष, मतलब सब कुछ बहाकर या उड़ा कर ले जाकर के एक लंबे समय तक कहीं पर दबा देना और संघनन या जुड़ने की प्रक्रिया से इन चट्टानों का निर्माण होता है। देखो अंतर क्या है, समझना ध्यान से। अच्छा पहले तीनों बता लेते हैं, दो बता देते हैं। अगर आग्नेय की बात करेगा, आग्नेय चट्टान की प्यारे बच्चों, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? या तो पृथ्वी के भीतर जो मैग्मा है वो जब बाहर आता है तो वो निर्माण करता है लावा का, और इन्हीं लावा का ठंडा होकर के जमने से आग्नेय चट्टान बनती है। अगर अवसादी की बात करें प्यारे बच्चों, तो अवसादी चट्टान की प्रक्रिया कैसी है? हवा या पानी के माध्यम से, हवा या पानी के माध्यम से उड़ा या बहा कर ले जाने वाले कण, सूक्ष्म जीव, तमाम चीजों का एक जगह अवस्थित कर देना, और हजारों अरबों साल की प्रक्रिया के बाद वहां किसका निर्माण हो जाएगा? एक चट्टान का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन्हें द्वितीयक चट्टानें कहा जाता है। इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक है बच्चों, ये कंफर्म हो गया होगा। एक है सेडिमेंट्री रॉक प्यारे बच्चों, जिसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं, सॉरी मेटामॉर्फस, जिसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं, या रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान वे चट्टान हैं जो अधिक ताप दाब के कारण पुरानी आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन से बनती है। देखो कितना अंतर है, बहुत स्पष्ट मैंने बता दिया बच्चों। अगर आग्नेय पूछेगा तो आग्नेय बनता है लावा से, मैग्मा से, जो बाहर आके लावा फॉर्म में रहता है, वही लंबे समय के बाद ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान बनता है, जिसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें पेट्रोलियम नहीं पाया जाएगा इन चट्टानों में। औषधि चट्टान प्यारे बच्चों, वो चट्टान जो हवा या पानी से के बहा करके उड़ा कर ले जाने से जो वहां पर खनिज कण है, कीचड़ है, रेत है और जैविक अवशेष हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं और हजारों सालों की प्रक्रिया के बाद वो चट्टान में बदल जाते हैं, जिनको औषधि चट्टान कहते हैं। औषध मतलब होता है गाज, है ना। और रूपांतरित चट्टान किससे बनता है प्यारे बच्चों? इन्हीं दोनों चट्टानों के ताप दाब में जब परिवर्तन होता है तो कोई आग्नेय चट्टान रूपांतरित होकर किसी और नाम से जाना जाएगा, कोई औषधि चट्टान बदलकर किसी और नाम से जाना जाएगा। तो यही कहा गया है कि जैसे संगमरमर, जैसे स्लेट प्यारे बच्चों ग्रेनाइट से बना हुआ है, सिस्ट, नीस बना है ग्रेनाइट से, सॉरी नीस, है ना। और चूना पत्थर से क्या बन जाएगा? संगमरमर। तो ऐसे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए चट्टानें आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, अगली बात कर लेते हैं चक्रवात के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? चक्रवात के बारे में। क्या है चक्रवात, किसे कहते हैं बच्चों? देखो चक्रवात पहले एक बार जान लो कि जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें बच्चों, अगर हम पृथ्वी की बात करें प्यारे बच्चों, तो पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो इस वाले हिस्से का नाम क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। और इस वाले हिस्से का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसका नाम है दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध प्यारे बच्चों, ठीक, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो जो चक्रवात होता है बच्चों, चक्रवात मैं आपको बताता हूं। चक्रवात जो होता है, मान लो ये केंद्र है, जब भी कभी बाहर हाई प्रेशर हो, हाई प्रेशर, और कहीं पर किसी क्षेत्र में लो प्रेशर बन जाए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बन जाए, तो हवा का काम है हाई टू लो चलना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यहां पर एक पॉइंट बना रहा हूं मैं, चलिए यहां बना देते हैं ना। यहां पर एक पॉइंट बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। एक पॉइंट है जहां पर लो पॉइंट है ना। अगर जहां कहीं भी किसी जगह पर कम टेम्परेचर, कम दाब होगा, हाई लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर वाला एरिया है, तो जहां पर हाई प्रेशर है वहां से हवाएं अंदर की तरफ आना स्टार्ट करती हैं बच्चों, याद रखिएगा, है ना। ऐसे अंदर की तरफ, और एक सर्कल बना देती हैं इस तरह से, है ना। नहीं समझ में आए तो यहां पर फिर से एक बार बना देते हैं ऐसे। जैसे यहां पर मान लो लो प्रेशर है, लो प्रेशर है बच्चों, तो हवाएं ऐसे आएंगी अंदर इस तरह से,
ऐसे, है ना, एक तो ऐसे चलेंगी, या फिर कई बार क्या होगा, देखो ध्यान से, या कई बार लो प्रेशर ही रहेगा अंदर, लेकिन हवाएं थोड़ा अलग तरह से चलेंगी। ऐसे चलेंगी, मतलब अभी क्या देखा, एक हमने ये वाला दिशा देखा, इधर वाला दिशा, और एक हमने ये वाला दिशा देखा, इधर वाला। कुल कहना क्या चाह रहा हूं मैं, चक्रवात हमेशा तब बनता है जब बाहर हाई प्रेशर हो और अंदर लो प्रेशर हो, बाहर हाई प्रेशर हो और अंदर लो प्रेशर हो, तब बनता है चक्रवात। याद रखना, चक्रवात बनने का सबसे मेन कारण यही है कि कहीं पर किसी स्थान पर हवा का दाब कम हो जाता है तो बाहरी हवाएं तेजी से अंदर की तरफ आने की कोशिश करती हैं, तो इस बिंदु को कहा जाता है चक्रवात का चक्षु पॉइंट, वे मतलब आंख बोलते हैं। तो यह एक निम्न दाब प्रणाली है। चक्रवात क्या है, निम्न दाब। अंदर जब निम्न दाब होता है बच्चों, जिसमें हवाएं अंदर की ओर सर्पिलाकार गति करते हुए चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती हैं। अभी आपको बता भी देते हैं कैसे। ये मौसम संबंधी घटनाएं तूफानी पृथ्वी घटनाएं तूफानी परिस्थितियों में जुड़ी होती हैं, अर्थात चक्रवात के कारण बादल बारिश का अक्सर बाढ़ या बाढ़ आती है। प्यारे बच्चों, अगर चक्रवात से क्या होता है, चक्रवात से तूफान आएगा, बारिश आएगा, आंधी आएगा और बाढ़ आएगा, मतलब वर्षा आएगी, इन सब से होता है। ये जो मैंने बनाया है, इसको अगर मैं एक चीज लिखना चाहूं ऐसे, अगर मैं ऐसे 3 बना दूं, 3, समझो ध्यान से, मैंने 3 बना दिया, क्या आप देख पा रहे हो बच्चों, मैंने इसके अंदर 3 बनाया है। 3 चक्रवात के सामने अगर 3 बनाओगे, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जब भी हम चक्रवात के सामने 3 बनाएंगे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों, 3 बनाने का मीनिंग क्या है, 3 बनाने का मीनिंग यह है प्यारे बच्चों, 3 को अगर बीच से कट करोगे तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि चक्रवात जो है प्यारे बच्चों, वो उत्तरी गोलार्ध में किधर चलता है, घड़ी कैसे, जैसे अगर ये घड़ी है, घड़ी तो कैसे चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर आप ऐसे चलने लगोगे तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, है ना। देखो, अगर कोई चीज घड़ी है, मान लो ये घड़ी है, और अरे बच्चों ये मान लो ये घड़ी है प्यारे बच्चों, और घड़ी में सुई कौन सी दिशा से चलती है बच्चों, सुई इस दिशा में चलती है, और इस दिशा को कहा जाता है क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा कहा जाता है। और अगर अगर यही यही घड़ी प्यारे बच्चों, अगर हम कहें, हालांकि सुई वैसे चलेगी नहीं, बट हम आपको बता रहे हैं, घड़ी की दिशा में न चल के अगर उल्टा चलने लगे कोई चीज, तो इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप मुझे बताओ, उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है वो किस दिशा में चल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में। उत्तरी गोलार्ध में हमेशा चक्रवात की दिशा किधर होती है, घड़ी के विपरीत दिशा में। वही चीज तो यहाँ लिखा है, उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है उल्टा, उल्टा प्यारे बच्चों, वामा मतलब उल्टा, और दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहां वाला चक्रवात की बात कर रहा हूं अभी मैं, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, भाई पृथ्वी के 2 गोलार्धों में बांटा गया है, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में चलता है, घड़ी की सुई की दिशा में। तो ये, और चक्रवात से क्या होता है प्यारे बच्चों, चक्रवात से हम मौसमी घटनाएं बदलती हैं, हवा, बारिश, तूफान, ओला, ये सब आता है, ठीक। और दोनों दिशा है, अगर ये वाली दिशा की बात करें तो ये दिशा है क्लॉकवाइज, और ये कहां चलता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में। ये है ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में चलता है इस तरह से, दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से हवाएं चलती हैं क्लॉकवाइज, है ना। इसलिए मैंने दोनों फिगर बना दिया था बच्चों, ठीक है। अब अगर प्रति चक्रवात की बात करें प्यारे बच्चों, और चक्रवात के आंख को क्या कहा जाता है, ये चक्रवात के केंद्र बिंदु को कहा जाता है चक्षु, चक्षु, इसको बोलते हैं चक्रवात की आंख। बात क्या इतना रिवीजन हो गया बच्चों आप सबका, क्या ये रिवीजन हुआ कि नहीं, थोड़ा बहुत चीजें समझ में आई, रिवीजन हुआ अच्छे से। प्रति चक्रवात किसे कहते हैं बच्चों, प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन बोलते हैं इसको। एक ऐसी मौसमी प्रणाली है जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर, और परिधि की ओर कम वायुदाब होता है, जिससे हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। फिर से मैं आपको वही समझाना चाहूंगा बच्चों, अगर मैं यहां पे
चलिए देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, इसकी बात कर लूं, तो अब फिर से ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों। अब यहां पर हम उल्टा 3 बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, उल्टा 3 बना रहा हूं, है ना, समझिएगा ध्यान से। उल्टा 3 हमने बना दिया, मतलब चक्रवात के सामने हम उल्टा 3 लिख सकते हैं। उससे क्या समझ में आएगा, और जब इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये उत्तर और दक्षिण। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, चक्रवात तो अपने प्रति चक्रवात, सॉरी, चक्रवात में आपने क्या देखा, चक्रवात आपने देखा कि अंदर बनता था हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर। अब यहां क्या होगा, यहां अंदर बनेगा हाई प्रेशर बच्चों, हाई प्रेशर, और बाहर बनेगा लो प्रेशर। तो आप पढ़े हैं भूगोल में कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं बच्चों। इसका मतलब कि चक्रवात से हवाएं निकलेंगी और ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी, यही तो पढ़ा है, मतलब सॉरी, प्रति चक्रवात से ऐसे हवाएं चलेंगी, ऐसे ऐसे, या तो इस स्थिति में चलेंगी, या फिर प्यारे बच्चों, या फिर हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे चल सकती हैं, ऐसे चल सकती हैं। 2 दिशा है, या तो इस तरफ चलेंगी, या तो इस तरफ चलेंगी, या तो इस तरफ चलेंगी। ये अगर इस तरफ चलती हैं इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज, यही तो कहेंगे, अभी समझा था क्लॉकवाइज। और अगर इस तरह से चलती हैं तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज प्यारे बच्चों, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्या बताना चाह रहा था आपसे, मैं ये बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, चक्रवात से उल्टा है प्रति चक्रवात, और प्रति चक्रवात आने से मौसम साफ होता है। देखिए, यह चक्रवात के विपरीत होता है, जहां हवा नीचे की ओर गुजरती है, उतरती है, जिससे आसमान साफ, मौसम शांत और शुष्क और धूप वाला होता है। मतलब प्रति चक्रवात अच्छा होता है, चक्रवात खतरनाक होता है। और प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवा सुई की दिशा में चलता है, जबकि अभी देखिए यहां पर उल्टा था, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ ये क्लॉकवाइज है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में, और जो प्रति चक्रवात है दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। बस चक्रवात के बारे में इतना ही बताना था बच्चों, ठीक। अगर हम विश्व के कुछ चक्रवातों की बात करें, विश्व के प्रमुख चक्रवातों की बात करें प्यारे बच्चों, तो देखो टाइफून नाम बहुत फेमस है। टाइफून कहाँ आता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणी चीन सागर, जापान, फिलीपींस और चाइना के तट पर। हरिकेन प्यारे बच्चों अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर, अमेरिकी तट पर, है ना। और एक है प्यारे बच्चों ट्रिपिकल है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विली विलीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है ये। और एक है टार्नेडो, टार्नेडो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्यारे बच्चों आता है। बच्चों ये था एक रिवीजन क्लास आप सबके लिए। बहुत कम समय में मैंने उन टॉपिक को कवर किया है पहली किताब का, जो आपके लिए एक अच्छा जो है रिवीजन के रूप में आपके सामने मैं लेकर आया था बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। कम से कम कुछ नहीं तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें एक बार रिपीट कर गई होंगी जो आपने आज से कुछ समय पहले पढ़ा होगा, किसी कारण से दोबारा किताब नहीं उठा पाए होंगे, तो आप एक बार रिवीजन हो गया होगा, है ना। और ये क्लास एंड करने से पहले प्यारे बच्चों एक चीज़ आप सबके लिए कहना चाहेंगे, जिस सफ़र में आप हैं, फिर आप आगे तैयारी करेंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे जा करके, तो उस सफ़र के लिए प्यारे बच्चों की कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन हैं इतने, तुम अपनी करनी पर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। प्यारे बच्चों अपने काम पर करिए, अपने काम करिए, बिना किसी इस चीज़ को सोचे कि क्या होगा। परिणाम से ज़्यादा ज़रूरी है अपने वर्क करना, कर्म करना। तो कर्म पर फोकस करिए, भगवान हमेशा आप सबके साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, और इस पूरे संसार में जितने लोग हैं जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन सबके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। नमस्कार सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों आप सबके सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।